एमएस एक्सेल के बिगिनर स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं फुल ट्यूटोरियल, वो भी हिंदी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम एक्सेल में क्या सीखने वाले हैं। एक्सेल में आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन, यानी कि होम रिबन, फाइल मेनू के बारे में, उसके सारे ऑप्शन, होम रिबन के सारे ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती, कैसे करते हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ सीखेंगे लुकअप फंक्शंस का यूज करना, जिसके द्वारा आप कर पाएंगे एडवांस फिल्टर। एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार किया गया ऑफिस सूट का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम से तात्पर्य है कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक बड़ी सी स्प्रेडशीट हो। स्प्रेड मतलब फैली हुई, शीट यानी चादर। तो एक ऐसी शीट हो जिसमें आप डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा को टेबुलर फॉर्म में यानी कि कॉलम और रो के रूप में डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के लिए प्रोग्राम में आप डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित कर सकते हैं। इसको 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में एक्सेल का बहुत ही महत्व है। 2024 का लगभग 53% व्यवसाय एमएस एक्सेल के उपयोग से होता है। अगर आपको कहीं पे जॉब करनी है तो डेटा पे काम होता है, चाहे आप सेल का काम करें, चाहे परचेजिंग का काम करें, चाहे किसी कंपनी में एम्प्लॉय मैनेजमेंट का काम करें, या किसी भी तरह का कार्य आपको करना होगा तो एक्सेल एक बेस्ट ऑप्शन होता है। मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर कंपनीज के होते हैं जिन पे आपको बेसिक जानकारी एमएस एक्सेल की होनी चाहिए। अगर आपने एमएस एक्सेल सीख रखा है तो आपको कहीं भी जॉब करने में आसानी होगी। एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से जो बच्चे समझना चाहते हैं, जिन्होंने अब तक एमएस एक्सेल को नहीं जाना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एमएस एक्सेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रीन में फाइल, होम, इनसाइड, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, ये सारे के सारे रिबन्स होते हैं यानी मीनू होते हैं। मीनू को बोले तो सूची होता है जिसमें आप इनसे संबंधित टूल्स या ऑप्शंस देख पाते हैं। जैसे होम में आपको जनरल ऑप्शंस मिलेंगे जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, स्टाइल फॉर्मेटिंग, सेल्स फॉर्मेटिंग और एडिटिंग संबंधी टूल्स को शामिल करता है। तो होम रिबन में आपके बेसिक टूल्स होते हैं जो आपको रेगुलर नीड होते हैं, यानी बार बार जरूरत पड़ती रहती है। दूसरी तरफ इंसर्ट टैब होता है जिससे आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ से आप विभिन्न प्रकार के शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेज लेआउट पे जाकर के आप इसमें पेज से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे पेज को फॉर्मेट करना, पेज के बॉर्डर देना, पेज का मार्जिन सेट करना, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। फार्मूलाज टैब में आपको फार्मूला संबंधी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। फार्मूला रिबन पे किस तरह से आप एडिटिंग करेंगे वो सब मिल जाएगा। डेटा पे काम करने के लिए डेटा टैब्स दिया है। रिव्यू और व्यू का प्रयोग करके आप तरह तरह से इनको चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर सकते हैं एंड विभिन्न टाइप्स के व्यूज। तो एक एक करके सारे रिबन्स को समझेंगे। पहले जान लेते हैं एमएस एक्सेल के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। एमएस एक्सेल एक रिबन इंटरफेस प्रेजेंट करता है जिसमें कमांड और टूल तक पहुंचने में आसानी होती है। आप देखेंगे जैसे इंसर्ट टैब यहाँ दिख रहा है, पिवट टेबल का आइकन भी दिख रहा है और नेम भी दिख रहा है। आप आसानी से इस तक पहुंच करके पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि पिवट टेबल कैसे क्रिएट करना है तो आप भी इसमें मेरे प्लेलिस्ट में डले हुए एक्सेल ट्यूटोरियल से पिवट टेबल क्रिएट करने का वीडियो देख सकते हैं। तो पिवट टेबल पे आपको आसानी होगी सीधा इस एक्शन को लेने में। अगर इलस्ट्रेशन आप जानते हैं कि इलस्ट्रेशन से तात्पर्य है कई विभिन्न तरह के शेप्स, इमेजेस को क्रिएट करना, तो आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कमांड और टूल तक पहुंचने में आसान होता है रिबन इंटरफेस। क्या अगर विश्लेषण यानी इफ एल्स एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें परिदृश्य प्रबंधक कर पाएंगे। अगर आपने कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आप फिल्टर का प्रयोग कर सकते हैं, ऑटो फिल्टर कर सकते हैं, स्लाइसर फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, डेटा तालिकाएं बना सकते हैं, यानी कि कई तरह की डेटा टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें नया फीचर पिवट टेबल्स का यूज़ करके आप कुशलतापूर्वक डेटा को विश्लेषण करने के लिए, उन्हें संश्लेषित करने के लिए
उसके डेटा का सारांश स्पष्ट करने के लिए कई तरह की पिवट टेबल्स तैयार कर सकते हैं। पिवट टेबल्स कैसे क्रिएट करें, पिवट टेबल्स को कैसे पिवट टेबल का यूज़ करके डैशबोर्ड कैसे बनाएं, इसके लिए हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगले क्रम पे आगे बढ़ते हैं। एक्सेल या स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उपयोग क्या हैं? तो आप वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट यानी डेटा प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं, रिपोर्टिंग का कार्य कर सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट सेल हो चुके, कितने प्रोडक्ट पे कितनी इनकम हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्म किया, कौन से एम्प्लॉय ने कम परफॉर्मेंस किया, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी नीड है, ये सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। बजट बनाने के लिए, आप पूर्वानुमान करने के लिए और खर्चों पर नज़र रखने के लिए आप वित्तीय विश्लेषण हेतु MS एक्सेल का उपयोग करते हैं। अगर आपको बड़े डेटा सेट को संग्रहित और व्यवस्थित करना है तो भी आप डेटा प्रबंधन के लिए MS एक्सेल का यूज़ कर लेते हैं। रिपोर्टिंग, निर्णय लेने के लिए सारांश और रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप MS एक्सेल का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टूल्स है, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग ज़्यादातर व्यवसाय में, कंपनीज में, ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है। इसे सीख लिया आपने तो आसानी से कई तरह की जॉब आपके पास होंगी। MS एक्सेल विंडो के भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें एक रिबन होता है, फॉर्मूला बार होता है, वर्कशीट होता है। रिबन में कई टैब होते हैं जिनमें कमांड और टूल होते हैं। फॉर्मूला बार सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। इसमें जो सेल की बात है तो वर्कशीट कई तरह के सेल्स का ग्रिड होती है जहाँ डेटा को आप पोस्ट कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। वर्कशीट को कई रोज और कॉलम्स में बांटा गया है। सेल, रो और कॉलम को समझते हैं। सेल क्या होती है? तो एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन से सेल का निर्माण होता है और रो सेल के क्षैतिज समूह को रो कहते हैं, जबकि कॉलम जो होता है वो ऊर्ध्वाधर समूह होता है, ABCD के रूप में होता है। यहाँ कुछ बुनियादी फंक्शन और फॉर्मूलाज की बात करें तो कुछ मुख्य फंक्शन है सम, एवरेज, काउंट, इफ। एडवांस फार्मूला के अंतर्गत इफ, VLOOKUP, कॉन्कैटिनेट। एक्सेल में डेटा को फॉर्मेट करने के लिए आप संख्या, नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट और उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हिंदी में पाठ लिखना, ये आप इसमें पाठ लिखने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए हिंदी के, कीबोर्ड लेआउट होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग टूल्स होना चाहिए, तो आप उससे हिंदी में लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि MS एक्सेल डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अब आपको ले चलते हैं MS एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ पे एक नई वर्कबुक ओपन कर ली है। देखिए यहाँ पे रिबन्स नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं, तो मैंने किसी भी एक न्यू रिबन पे क्लिक किया एंड यहाँ से कोलैप्स द रिबन ऑप्शन को अनचेक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे कोलैप्स द रिबन हो रखा है, इसको आपको अनचेक कर देना है। तो आपका सारे का सारा रिबन प्रदर्शित होने लगेंगे। यहाँ होम रिबन में आ जाएंगे, इंसर्ट रिबन, ड्रॉ, तो ये सारे रिबन्स आपके सामने प्रदर्शित होने लगे हैं। अब आप इसके विंडोज पार्ट्स को समझें। सबसे ऊपर आप देखेंगे बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है। बुक 1 एक्सेल, यहां पे एक बुक 1 जो है वो वर्कबुक का नेम है। जब आप वर्कबुक को सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव किए गए वर्कबुक का नाम आएगा, एक्सेल एप्लीकेशन का नाम होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्च बॉक्स प्रदर्शित हो रहा है, जहाँ पे आप कोई भी टर्म्स डाल करके एक्शंस, टेक्स्ट या हेल्प को सर्च कर सकते हैं। तीसरी ओर आपको देखने को मिलेगा एक माइनस का सिंबल और एक क्रॉस का सिंबल, जिसमें मिनिमाइज बटन का प्रयोग करके आप एप्लीकेशन को टास्क बार पर छोटा कर सकते हैं, मिनिएचर फॉर्म में ला सकते हैं। रीस्टोर या क्लोज बटन, रीस्टोर या मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग करके आप स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पे MS एक्सेल को प्रदर्शित कर सकते हैं और
रीस्टोर करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एक छोटी सी विंडो के रूप में, जिस रूप में अभी आ रही है, ये रीस्टोर फॉर्म होता है, तो इसमें प्रदर्शित होगी। क्लोज पे क्लिक करके आप वर्तमान MS एक्सेल फाइल को या वर्ग एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। यदि आप MS एक्सेल में बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको आ जाना है अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके एक्सेल आइकन पर क्लिक कर देना है। दूसरा तरीका है कि आप लोगों के साथ में R की प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करें MS एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद ओके प्रेस करें तो आप एक MS एक्सेल ओपन कर लेंगे। MS एक्सेल ओपन होते ही आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी जहां पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके आप एक नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं और साइड में आपको दिखाई देंगे कुछ टेम्पलेट्स, जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली जो फाइल तैयार की गई मंथली कंपनी बजट, पिवट ट्यूटोरियल एंड हाउस होल्ड मंथली बजट, वेलकम टू एक्सेल फॉर्मूला ट्यूटोरियल। आप अगर इसके हेल्प चाहते हैं तो आप फॉर्मूला ट्यूटोरियल पर जाकर के भी इसके ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। एंड वेलकम टू एक्सेल पे जाकर के आप इसका एक वेलकम टूल ले सकते हैं जिसमें कि आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करने वाला हूं। वेलकम टू एक्सेल पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सेल शीट क्रिएट हो जाएगी और एक टूर विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें पहले पे आपको आएगा कि ऐड नंबर्स लाइक अ चैम्प। अगर आपको नंबर्स ऐड करने हैं तो आपको येलो सेल्स अंडर द अमाउंट फॉर फ्रूट आपको उसको सेलेक्ट करना, टाइप करना है सम और L के साथ इक्वल की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके दिए। अगर आप मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सीट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है एक्सेल के द्वारा, इस पे आप येलो कलर के सेल पे जाएंगे और टाइप करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट और रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड प्रेस करेंगे एंटर की तो आपके सामने सम हो जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पे इक्वल लगाना है, सम लिख देना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पे पूछेगा कि क्या चीज डिटेल आ रही है, तो सम के बाद आपको रेंज सेलेक्ट कर लेनी है या सेल का रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल रेफरेंस क्या चीज है, एक ABCDEFG के रूप में, यहाँ पे जो ABCDEFG के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप ABC, तो ये जो लिखे हुए ये कहलाता है कॉलम हेडिंग। एंड इसी तरह से 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 ये रोज नंबर होते हैं जो कि रो को दर्शाता है। एंड एक कॉलम नंबर और कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को मिलकर के उसका सेल का एड्रेस बनता है, जो कि अभी करंट में जहां पे येलो कलर आपने सिलेक्ट कर रखा है वो सेल का एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए डी पे सिलेक्ट है, डी कॉलम नंबर है और 8 नंबर की रो है, तो इसका जो सेल एड्रेस होगा वो होगा D8। आप इस सेल एड्रेस को आप यहाँ पे नेम बॉक्स में देख पा रहे होंगे। नेम बॉक्स के जस्ट साइड में दिया हुआ है फॉर्मूला बार, जहां पे आप फॉर्मूला टाइप करते हैं। इसके ठीक ऊपर आपको मिलेगा रिबन, जिसपे आप फॉर्मूला एंड टूल्स एंड ऑप्शंस देख पाते हैं। जैसे कि ये वर्तमान में खुला हुआ है होम रिबन, इसके बाद आता है इंसर्ट रिबन। तो होम रिबन के अंतर्गत सारे के सारे फॉर्मेटिंग टूल्स, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, पैराग्राफ एडिटिंग के लिए, नंबर फॉर्मेट्स, नंबर फॉर्मेटिंग के लिए, स्टाइल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेटिंग के लिए, सेल्स ग्रुप, सेल्स फॉर्मेटिंग के लिए और यहाँ पे एडिटिंग के लिए कुछ टूल्स दिए होते हैं, जिसके अंतर्गत ऑटो सम, फेल और क्लियर विकल्प दिए होते हैं। इसी तरह से आपके इंसर्ट रिबन है ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर और यहाँ पे इस तरह कुल होम से लेके इंसर्ट, पेज, 8 रिव्यूज, ये 8 रिबन दिए होंगे और डेवलपर टैब आपका इनेबल हो सकता है, कुछ में डिसेबल हो सकता है, जिसे आप इनेबल कर लेंगे। नॉर्मल जो रिबन है वो है हेल्प रिबन। हेल्प पे क्लिक करके आप एक्सेल की बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड इसके बाद आता है फाइल मेनू। फाइल मेनू पे आपको ये सभी ऑप्शन मिलेंगे जो कि फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वापस आ जाते हैं टूर पे और यहाँ पे देखिए एक्सेल
टूर का एक पहला हेल्प दिया है कि आपको अगर सम करना है, ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो सम करने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सेल रेंज का एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे सेल का फर्स्ट सेल क्या है, D4, जो कि 50 के लिए है, D कॉलम नंबर और रो हेडिंग है 4, तो D4 इसका सेल एड्रेस है। इसी सेल एड्रेस को हम रेफरेंस भी बोलते हैं। यानी रेफरेंस से तात्पर्य है कि इधर पे कौन सा संदर्भ लिया गया, कौन सा रेफरेंस लिया गया, कहां से ये डेटा लिया जाएगा। तो डेटा आपका लिया जाएगा D4 से, और D4 से लेकर के D6 तक का यह डेटा, D7 तक का डेटा लिया जाएगा, एंड ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे। तो ये सम का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए हेल्प के लिए दिया है, टाइप इक्वल टू सम D4 टू D7 एंड प्रेस एंटर, व्हेन यू हैव डन यू विल सी द रिजल्ट ऑफ 170। तो ये एक रिजल्ट इस तरीका। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप यहाँ पे इक्वल अल्ट के साथ में इक्वल की प्रेस करें, अल्ट के साथ इक्वल की प्रेस करते ही यहाँ पे टोटल आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट किया येलो की रेंज तक, एंड इसके बाद में अल्ट के साथ आपको इक्वल टाइप कर देना है, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यानी सम उसका आ जाएगा। यदि आप किसी कंडीशन के बिहाफ पे यहां से सर्च करना, सम करना चाहते हैं, तो फिर आपको सम इफ फॉर्मूला टाइप करना होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट, रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे रेंज ये रही, यानी ब्रेड से लेके पाइल्स तक के, यानी D11 से लेके D15 तक की रेंज। एंड इसके बाद कॉमा लगा के क्राइटेरिया लिखेंगे। क्राइटेरिया को आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यानी 50 या 50 के बराबर हो या 50 से ज्यादा हो। एंड इतना करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, तो जिसकी वैल्यू 50 या 50 से अधिक है उसको यह ऐड कर लेगा। तो यहाँ पे 2 को ऐड किया है, 100 को और 50 को और 50 को, तो 200 हुआ। 20 और 40 वाले सेल्स को इसने छोड़ दिया है। एंड इसके बाद देखिएगा मोर अबाउट द सम फंक्शन। सम फंक्शन में सम ऑफ द फॉलोइंग, ये सम इक्वल आपको लगाना होगा। कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला आप एक्सेल में टाइप करते हैं तो आपको इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद आपको फॉर फंक्शन का नेम लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट लगाना है और द वैल्यूज लिखनी होगी, या वैल्यूज अगर आप इस तरह से एक सेपरेट वैल्यूज लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा D4, कॉमा लगाएंगे D5। अगर आपको रेंज देना है तो आप सीधा देंगे D4 कॉलन लगा करके D10, तो यहां से D4 टू D10 की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका। तो यहाँ पे रेंज से तात्पर्य है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट किया, अगर मैं इकट्ठी बहुत सारी सेल्स को सिलेक्ट करता हूं एक ही रो में, एक ही कॉलम में, सॉरी, तो ये सेल रेंज होगा। तो इसका जो रेफरेंस होगा J35 टू J48। तो यहाँ पे रेफरेंस जब देंगे तो इसका रेफरेंस होगा J35 कॉलन J48, एंड इक्वल लगा देंगे तो यहाँ पे इसको ये सेलेक्ट भी कर लेगा। यानी अब यह बन गया, इक्वल लगाती है फॉर्मूला हो गया है। और जब तक आप फॉर्मूला में इक्वल नहीं लगाएंगे तब तक वह नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, या नॉर्मल नंबर्स की तरह, यानी जनरल टेक्स्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे सम इफ फंक्शन में क्या है कि सम, अगर आपने एक सम इफ फंक्शन का यूज किया तो ये आपको रेंज देना है जो कि उस सम रेंज होगी, एंड इसके बाद आपको कंडीशन देनी है। एंड इसके बाद दूसरी यहाँ पे हेल्प दी है फिल के लिए, कि अगर आपको फिल करना है तो किस तरह से फिल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई डेटा लिखा है 50, और 50 को मैं नीचे की सेल्स में लाना चाहता हूं, यानी L से लेकर के 10 तक। तो L5 से लेकर के, L4 से लेकर के इसको L15 तक ले जाना है। तो आपको इस सेल के जो ये इस तरह का आइकन दिया हुआ है उस पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में आपका ये जो फिल टूल बार का इस तरह से आइकन बन करके आ जाएगा। उसके आइकन बनते ही आपको इस तरफ नीचे की तरफ ड्रैग करना है माउस बटन को दबा करके। अगर आपने इस तरह से किया कि यह जो सिंबल है प्लस का डॉक्टर्स की तरह, यह सिंबल्स
सिलेक्शन सिंबल होता है, आप इससे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी किसी सेल को आपको सिलेक्ट करना होता है तो आपका यह सिंबल होना चाहिए प्लस वाला। अगर आपको यह सेल मूव करनी है किसी और जगह पे, किसी और सेल में, तो आपके लिए इस तरह से मूव टूल का सिंबल बन जाएगा, जिसमें एक एरो होगी और एरोज बन करके आएगा। तो ये एरो टूल आ रहा है तो इसको मूव टूल बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के टूल्स आपको बता दिए। मैं यहाँ पे साइज बड़ी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह साइज बड़ी करने के बाद बोल्डनेस बढ़ा देता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 50। अब आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे पहला जो सिंबल आ रहा है यह प्लस का सिंबल ब्लैक कलर का आ रहा है। ब्लैक कलर के सिंबल को फिल टूल बोलते हैं। अगर यह सिंबल केवल इस तरह से प्लस डॉक्टर सिंबल आ रहा है तो यह सिलेक्शन सिंबल है। एंड अगर यहाँ पे सिंबल का आइकन इस तरह दिया है जिसमें कि एरो हो और पॉइंटेड एरो हो और उसको आप मूव टूल बोलते हैं, तो इससे आप किसी भी नंबर को या सेल डेटा को दूसरी सेल में ले जा सकते हैं। तो ये बेसिक था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिल करने का एक और तरीका आपके सामने, अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 लिखा हुआ है और आपको इसी तरह का डेटा आप चाहते हैं तो आपको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल को और इस पे डबल क्लिक कर देना है। जो ये पॉइंट बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट बना हुआ है इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट को आपको पकड़ के डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही जो आपका इस सेल और इसको सिलेक्ट करके आपको नीचे की तरफ फिल कर देना है, तो ये वह रेफरेंस ले लेगा। एंड इसी तरह से अगला तरीका क्या है कि अगर मान लो हमको ये डेटा नीचे की तरफ फिल करना है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ में आपको डी प्रेस कर देना है। कंट्रोल डी प्रेस करते ही फिल डाउन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर राइट में करना है तो राइट का आपने गैस कर ही लिया होगा कि आपको कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है और यह डेटा फिल हो जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी थी, आई होप कि पसंद आया होगी। एंड इसके बाद में स्प्लिट, ट्रांसपोज, सॉर्ट एंड फिल्टर, जो भी हेल्प चाहिए आप एक्सेल के इस वेलकम टूर पे जाकर के हेल्प ले सकते हैं। मैंने इसे डॉट सेव किया, दोबारा से एक्सेल को ओपन कर लेता हूं और एक ब्लैंक वर्कबुक खोल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आज समझने वाले हैं फाइल रिबन के ऑप्शंस को। फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करके आप एक नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आपको टेम्पलेट्स आएंगे। टेम्पलेट से क्रिएट करना चाहें तो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। अगर आपको खुद से बनानी है एक नई वर्कबुक तो आप ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक्सेल की विंडो आ जाएगी जिसमें ऊपर की तरफ टाइटल बार दिया होता है, एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है, साइन इन बटन, इसके बाद अपकमिंग फीचर्स का एक विकल्प दिया और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर 3 कंट्रोल बटन्स दिए होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। एंड इसी तरह से बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। पहला तो आपको एक्सेल का आइकन मिलेगा, इसके बाद एक फ्लॉपी टाइप की बनी होगी जो सेव के लिए क्विक एक्सेस टूल है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। बुक टू जो कि वर्कबुक का नाम है और एक्सेल एप्लीकेशन का नाम है। इसके ठीक नीचे आपको मिल जाएंगे मेनू बार और रिबन्स। तो फाइल मेनू पे जाकर के आज समझेंगे फाइल मेनू के ऑप्शंस को। फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करके आपने एक नई वर्कबुक बना ली है। ओपन पे क्लिक करके आप रिसेंटली खुली हुई फाइल्स को यहाँ साइड में दाईं ओर देख सकते हैं जो कि वर्तमान में टुडे आज खोली गई, यस्टरडे कल, दिस वीक, रिसेंट ओपन फाइल यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। दूसरी ओर आपको वन ड्राइव का ऑप्शन, दिस पीसी, एड अ प्लेस, ब्राउज, तो यहाँ से आप किस जगह से अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसका यहाँ पे ऑप्शन प्रदर्शित होगा। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसी पीसी से खोलना है तो आपको दिस पीसी सेलेक्ट करना होगा और अगर ब्राउज करना है तो ब्राउज कर सकते हैं। तो दिस पीसी सेलेक्ट करा एंड इधर से अपने जो आपने फोल्डर बना रखा उसको सिलेक्ट कर लें एंड इसके बाद आपको फोल्डर पे आकर के अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। फाइल मेनू का अगला ऑप्शन है इन्फो। इन्फो पे क्लिक करके आपके सामने प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन आएगा जिस पे क्लिक करके आप अपनी करंट सीट को या करंट वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन आएंगे, ऑलवेज ओपन रीड ओनली, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस,
एड अ डिजिटल सिग्नेचर, मार्क एज फाइनल। ऑलवेज ओपन रीड ओनली पे क्लिक करने पे आप केवल फाइल को रीड ओनली मोड पे ही ओपन कर पाएंगे, तो आप इसमें कोई भी एक्सीडेंटल चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, पासवर्ड के साथ में एनक्रिप्ट करना। तो ये एडवांस ऑप्शंस आपको आगे समझा दिए जाएंगे। पहले इसमें समझ लेते हैं सेव बटन पे। तो सेव पे क्लिक करते ही आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। यह चूंकि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है स्टूडेंट के नाम से, इसलिए यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वह सेव होते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा, अब फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो यह सिर्फ सेव होगा। एंड अगर आपको इसका शॉर्टकट से करना है तो कंट्रोल के साथ में आपको एस की प्रेस करनी होगी। इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को कहीं भी दूसरे लोकेशन पर, दूसरे फॉर्मेट में और दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे नाम चेंज किया स्टूडेंट डिटेल्स। आप नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट चेंज करने के लिए सेव एज टाइप पे आएंगे, एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक या एक्सेल टेम्पलेट, एक्सएमएल डेटा, पीडीएफ, किस रूप में करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो 97 to 2003 सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। विंडो में इधर पे दूसरे साइड में ऑर्गेनाइज के नीचे आपको ड्राइव मिल जाएंगे, जहां पे आप ड्राइव सिलेक्ट करेंगे, फिर फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करने पे आप इसे दोबारा सेव कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीसरा डेटा फिल किया 1003, एंटर की प्रेस की और यहाँ पे नाम डाल दिया, एंटर की प्रेस की, फादर नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया। एंटर की प्रेस करते ही डेटा अगले सेल अगले रो में और अगली सेल पे आ जाएगा ठीक नीचे। तो यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए आपको कुछ इस तरह से ही करना होता है। 1004 टाइप करेंगे, फिर टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने पे सेल पॉइंटर अगले सेल पर चला जाएगा दाईं ओर, फिर आपको नाम टाइप कर देना है। फिर से आप टैब की प्रेस करेंगे अगले सेल पे जाने के लिए एंड इसी तरह से आप कर देंगे। फिर से एंटर आपको टैब की प्रेस करना है और एड्रेस टाइप कर देना। मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए आप आ जाएंगे एंड लास्ट में एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आप जो भी चेंजेस किए हैं उनको सेव करने के लिए कीबोर्ड से ही कंट्रोल के साथ में एस प्रेस कर देंगे, तो जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है हिस्ट्री पे क्लिक करके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और प्रिंट पे क्लिक करके करंट वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। या फिर आप पूरे वर्कबुक को करना चाहते हैं तो सेटिंग्स के नीचे आगे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ सेटिंग में ऑप्शन मिलेंगे जहां पे आपको प्रिंट एक्टिव शीट का ऑप्शन दिखेगा, वहीं पे आपको एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आप अदर ऑप्शंस को एक्टिव कर लेंगे। प्रिंट एक्टिव शीट्स कर दें, एक्टिव शीट को आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एंटर वर्कबुक, इससे आप पूरी वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन, जितना आपने सिलेक्ट किया है केवल उतना ही प्रिंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे शीट को कर लेता हूँ सिलेक्ट, प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया शीट पे जाने के बाद डेटा को, इसको करते हैं कैंसिल एंड वापस आते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं इतने सेल्स को। इसके बाद आना है आपको कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है शॉर्टकट की प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन मैंने सिलेक्ट कर रखा तो वो केवल जितने पे सिलेक्ट किया हुआ वह डेटा आ रहा है। पेजेस आप यहां से टाइप कर देंगे 1 on 1। यह ध्यान रखें एक पेज प्रिंट करना है तो 1 on 1 डालना होगा और ज्यादा करने तो 1 से लेकर जितने पेज प्रिंट करने हैं उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ओरिएंटेशन आपको याद रखना है लंबे के लिए, या अगर आप इस तरह लंबाई में देना चाहते हो पोर्ट्रेट रखेंगे, चौड़े पेज में प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप रखेंगे, तो पोर्ट्रेट रखा। अगर आपको पेज साइज सिलेक्ट करना होगा, पेज छोटा है तो A5 सिलेक्ट करें, बड़ा पेज है A4 सिलेक्ट करें और अगर इससे बड़ा है A3 सिलेक्ट करें। तो जिस तरह का पेज है आपको वह पेज सिलेक्ट कर लेना। ज्यादातर लेटर और A4 साइज के पेज
प्रिंटर के लिए उपयोगी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे A4 साइज सेलेक्ट कर लिया है। मार्जिन यानी कि यहां से बाईं तरफ से आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ गैप दिया हुआ है, ये जो गैप है और यहां से लेकर के यहां तक का ये जो गैप है यह मार्जिन कहलाता है। इसी तरह से बॉटम में और लेफ्ट में मार्जिन होगा। इस मार्जिन को सेट करने के लिए आपको मार्जिन पे क्लिक करना है, नॉर्मल, वाइड, नैरो, जिस तरह का मार्जिन आप देंगे वह सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने नैरो सिलेक्ट किया तो यह देखिए बिल्कुल पास पास हो गया। स्केलिंग पे जाकर के आप कस्टम मार्जिन सेलेक्ट कर लें और अपने अकॉर्डिंग ही इसको सेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट, राइट, हेडर, टॉप से मार्जिन जितना देना चाहें वह आप दे सकते हैं। लेफ्ट से मार्जिन को आप घटा बढ़ा सकते हैं एंड ओके कर सकते हैं। तो देखिए मार्जिन सेट हो गया। एंड अगर आपको पेज सेटअप करना है तो पेज सेटअप पे जाकर के भी आप यहाँ से पेज को सेट कर सकते हैं। पेपर साइज, प्रिंट क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पेज नंबर को आप नंबर टाइप कर सकते हैं। मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो ऑलरेडी कर रखा है। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो और सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप। एडवांस पे क्लिक करके आप अदर ऑप्शंस को एक्टिव कर सकते हैं। एंड लैंडस्केप मोड पे चौड़ा हो जाता है। मार्जिन, हेडर, फुटर, शीट, यहाँ पे शीट पे क्लिक करके हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे रोज टू रिपीट एट टॉप, हम अगर कोई रो को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसे सेव कर दिया DA नाम से एंड सेव कर दिया है। फाइल देखेंगे DA नाम की जो मैंने सेव की है वो किस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं DA एंड इसको ओपन कर लेते हैं PDF फॉर्मेट में। तो यह फाइल है जो कि प्रिंट की गई थी। वापस एक्सेल शीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगले ऑप्शंस को समझते हैं। फाइल पे जाएंगे, शेयर पे क्लिक करके आप PDF फॉर्मेट में या ईमेल अटैचमेंट के तौर पे इसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शेयर विद पीपल, ईमेल पे क्लिक किया। ईमेल पे क्लिक करने के बाद सेंड एज अटैचमेंट, सेंड एज PDF, तो सेंड एज PDF किया। आप अटैचमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आउटलुक एप्लीकेशन को सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे ऐड एन ईमेल अकाउंट यस कर देना है। अपना नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड रिपीट रीटाइप करना होगा और इसको ऐड करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूं। फाइल पे जाइएगा एंड शेयर के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप वर्तमान फाइल को PDF के तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट PDF करना है, सेव एज टाइप PDF रहेगा। एक्सपेंस ट्रैकर शीट, डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो डेस्कटॉप पे फाइल आ जाएगी। पब्लिश कर दिया है एंड इसी तरह से अगले ऑप्शन आएंगे पब्लिश टू पावर BI। आप पावर BI पे इसे पब्लिश कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पावर BI को साइन इन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का अकाउंट होता है इसमें पावर BI, तो आपको एक क्रिएट करना होगा और फिर आपको इस पे लॉग इन कर पाएंगे। एंड क्लोज पे क्लिक करके आप इसे बंद कर सकते हैं। तो जो फाइल मैंने PDF फॉर्मेट में की थी वो ये रही, एक्सपेंस ट्रैकर, यह PDF फाइल है। इसके बाद अगले ऑप्शंस के लिए आते हैं। वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में जानेंगे होम रिबन के अंतर्गत आने वाले सारे ऑप्शंस, जिसमें अनडू ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप। इसके अलावा नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप भी हम समझेंगे। इसके सभी ऑप्शंस को एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है जहां पे सिर्फ डेटा है, बिना किसी फॉर्मेटिंग के ये डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस डेटा को आप देखेंगे, ये जो टेबल है बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो यहाँ पे टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इस डेटा को अरेंज करने के लिए हमें करनी होगी इस पर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से मतलब है उसके रंग, रूप, आकार में परिवर्तन करना। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जैसे कस्टमर्स कॉल अटेंडेड वाला कॉलम है, इस कॉलम में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके टेक्स्ट को बदलना, टेक्स्ट के साइज को बदलना, टेक्स्ट के साइज को कम करना, बोल्ड करना, या उसके फॉन्ट के प्रकार को बदल देना, या फिर उसमें अंडरलाइन देना, या इटैलिक करना, या फिर इसके रंग और रूप में परिवर्तन करना। तो मैंने यहाँ पे रंग चेंज कर दिया
तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग कहलाती है। फॉर्मेटिंग से मतलब है टू चेंज द साइज, कलर एंड शेप एंड अदर थिंग। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैंने कर दी है। अब इस फॉर्मेटिंग को करने के लिए आपको फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग करना पड़ा। तो इसमें समझ लेते हैं कि कैसे आप फॉर्मेट करेंगे, कैसे अलाइनमेंट यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, और सेल्स फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे सेल्स दी हुई है तो यहाँ पे टेबल के रूप में बदल देना, ठीक है। एंड इतना करने के बाद इसके कलर्स वगैरह को बदल देना, सिलाइसर इंसर्ट कर देना, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो एक एक करके सारी चीजों पे समझने वाले हैं। मैंने फिलहाल इसे कर दिया अंडू। अंडू करने के बाद वापस आ जाते हैं अपने पुराने डेटा के रूप पे, और यहाँ पे पहले समझ लेते हैं इसको कट कॉपी करना। तो मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में, सिलेक्ट करने का दूसरा पहला तरीका है आप माउस के द्वारा सिलेक्ट करें। दूसरा तरीका है कि आप सेल्स पे आए और शुरू में ही सेल, पहली सेल को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को प्रेस करें, राइट एरो की प्रेस करें, और इसके बाद शिफ्ट और कंट्रोल की को प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस करें। तो आपकी पूरे टेबल का डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको आ जाना फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत। यहां से आप फॉन्ट को स्टाइल को चेंज करेंगे। तो फॉन्ट की स्टाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। एंड एरियल, नैरो या कोई सी भी आप एक फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद फॉन्ट के साइज को बदलने के लिए आपको फॉन्ट साइज पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 14 रखा। एंड अगर आप चाहते हैं इसको एक एक पॉइंट बढ़ाना तो इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे, अथवा नीचे घटाने के लिए डिक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने टॉच सेट कर दिया है। आप देखेंगे सबसे लार्जेस्ट इसमें वैल्यू 72 दी है और सबसे कम फॉन्ट साइज 8 दिया है। तो सबसे कम फॉन्ट साइज 8 होता है और सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज 72 होता है। एंड इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पे क्लिक करके आप इसे डार्क कर सकते हैं। तो बोल्ड पे क्लिक किया तो डार्क हो गया। इटैलिक पे क्लिक करके आप टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, देखिए इटैलिक हो गया। अंडरलाइन पे क्लिक करके आप इस पे अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने हेडिंग्स को सिलेक्ट किया और अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया, तो ये सभी के सभी हेडिंग्स पे अंडरलाइन आ चुका है। इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। इसके बाद आता है नीचे की तरफ, आप देखेंगे फिल टूल। फिल कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिल कलर का प्रयोग करके डार्क ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। अब डार्क ग्रीन कलर पे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो टेक्स्ट कलर पे जाएंगे और यहाँ से हाईलाइट कर देंगे ऐसा कलर जो इसमें हाईलाइट हो, यानी कि दिखाई दे। तो ये सारे ऑप्शन थे फॉन्ट ग्रुप के। रह गया बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए आपको इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, यानी पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। बॉर्डर पे गए और यहां से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। टेक्स्ट जो कलर है बॉर्डर का, लाइन कलर पे आएंगे, यहाँ से लाइन कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर लिया। एंड इसके बाद आ जाएंगे बॉर्डर कलर पे नीचे की तरफ और इसकी थिकनेस को कम कर सकते हैं। तो लाइन स्टाइल पे आएंगे और यहाँ से थिकनेस इसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड इसके करने के बाद आपको कंट्रोल इससे पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए से, और इतना करने के बाद बॉर्डर पे क्लिक कर देना। तो जो आपने नई बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट की थी वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ आप एक देख रहे होंगे ऑप्शन कि पहले दो सेल, दो कॉलम पे यह डेटा अप्लाई, जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई नहीं हुई है। तो करेंगे क्या कि इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको फॉर्मेटेड पेंटर पे जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर से इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद आपको जिस सेल पे टारगेट करना है, जिस सेल या जिस डेटा पे, उस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद इसको छोड़ देना। तो ये जो फॉर्मेटिंग थी वो इससे संबंधित दूसरे डेटा पर अप्लाई हो जाएगी। यानी केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए आपको यूज करना है फॉर्मेट पेंटर का। अगर आप टेक्स्ट को कट करके कहीं और ले जाना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल से सिलेक्ट किया और इसको ले जाना चाहता हूँ शीट 3 पे, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है कट या कॉपी पे। तो कॉपी करेंगे, कॉपी पे क्लिक करने पे क्लिपबोर्ड पे इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। इसे आप शीट 3 पे ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको केवल वैल्यूज पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो, तो पेस्ट एज वैल्यू पे क्लिक करेंगे। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं।
वापस आ जाएंगे शीट 2 पे और यहां से अब अगले ऑप्शंस को समझेंगे जो कि है कट करने के लिए। मान लीजिए हमको यहाँ से ये डेटा कट करके दूसरी जगह ले जाना है, तो इसको सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कट पे क्लिक किया और यहाँ पे दूसरी जगह पे ले जाकर के उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये डेटा हट जाएगा और दूसरी जगह पर डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो ये कट का काम है। कट करने पे डेटा एक जगह से हट जाता है और दूसरी जगह जहां भी आप पेस्ट करते हैं वहां पे वह डेटा चिपक जाता है या पेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली है। यहाँ मैं कॉलम के विड्थ को घटा रहा हूं, जिसके लिए आपको दोनों कॉलम हेडिंग ए बी सी डी ए कॉलम हेडिंग है, 1 2 3 ये रो हेडिंग है। तो कॉलम हेडिंग के बीच कर्सर को ले जाते ही कर्सर का स्टाइल इस तरह से हो जाएगा, जहां पे आप इस पे क्लिक करेंगे और कर्सर का रूप बदल जाने पे आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये चीज होगी। एंड इतना करने के बाद अब आगे समझेंगे अंडू रीडू। मान लीजिए हमने कोई एक्शन किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको धोखे से डिलीट हो गया, डिलीट नहीं करना था तो अंडू करूंगा। अगर आप चाहते हैं अंडू गलती से हो गया तो आप रीडू करेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपने समझ लिए। इसके बाद आता है अलाइनमेंट ग्रुप, जिसके लिए आपको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ थोड़ा सा स्पेस और यहाँ इसको इस तरह से। अब आप देखेंगे कि एम्प्लॉय नेम वाली जो सेल है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वाली सेल पे ये जो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है ये लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम में लिखा हुआ है। तो इसको आप अरेंज करके समझ सकते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को करना है बीचों बीच लाना, तो आपको करना है सेंटर लाइन और मिडिल लाइन। तो मिडिल लाइन और सेंटर लाइन करने पे यह टेक्स्ट बीचों बीच आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट लाइन करेंगे और ये सेंटर पे रहेगा। ऊपर ले जाना चाहते हैं तो टॉप लाइन करना है, नीचे लाना है तो बॉटम लाइन करना है। अगर आप इसको चाहते हैं सेंटर पे लाना तो सेंटर लाइन करेंगे और मिडिल के लिए मिडिल पे लाइन करेंगे। दाईं ओर ले जाने के लिए आपको राइट लाइन करना होगा। तो ना मैंने सेंटर लाइन किया और इतना करने के बाद वापस इसको अंडू कर दिया। तो अंडू करने पे जो लास्ट एक्शन थी वो डिसेबल हो जाएगी। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे इंडेंटेशन का है। तो इंक्रीज इंडेंट करके हम सेल के आधा मिलीमीटर या कुछ जितना भी सेट होता है आधा इंच, तो उतना आप इसको दाईं ओर इंडेंट कर पाएंगे। अगर आप लेफ्ट इंडेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस कम होता जाएगा, बाईं ओर को इंडेंट होता जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके आप इसके एंगल काउंटर क्लॉकवाइज टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं वर्टिकल टेक्स्ट के रूप में। रोटेट टेक्स्ट आप करके आप इस तरह से रोटेट टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एंड इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ सेल्स का डेटा आपको छिपा हुआ नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, कस्टमर कॉल्स अटेंडेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, शिफ्ट टाइमिंग, मंथली सैलरी। तो ये डेटा हम चाहते हैं कि सेल में प्रदर्शित हो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इधर पे पूरे रो को ही सिलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही पूरा डेटा हमारा शो होने लगा है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक अलग से सेल मैंने सिलेक्ट किए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये 4 सेल एक ही सेल बन जाए, तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे। अगर आप इसके और ऑप्शंस को प्रयोग में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे पुल डाउन एरो पे क्लिक करेंगे एंड मर्ज एंड सेंटर की मर्ज अक्रॉस करेंगे तो भी मर्ज हो जाएगा। एंड मर्ज सेल पे क्लिक करके भी आप इसे मर्ज कर सकते हैं। अगर अनमर्ज करना है यानी कि वापस इसे एक सेल को 3 या अधिक सेल में डिवाइड करना है या अधिक 2 या अधिक सेल में, तो अनमर्ज सेल कर देंगे। तो इस तरह से आप इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेटिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मंथली सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और इधर से जितने भी सैलरी दी है डॉलर यूएसडी में है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये करेंसी के रूप में प्रदर्शित हो। अभी देखिए इसकी फॉर्मेटिंग पे आप आएंगे तो ये जनरल फॉर्मेटिंग हो रखी है। यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में अगर परसेंटेज के रूप में चाहते हैं तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और अगर आप इसे नॉर्मल नंबर पे चाहते हैं तो आपको इसे जनरल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद करेंसी सिंबल लाने के लिए आपको करेंसी सिंबल पे क्लिक कर देना, तो करेंसी सिंबल प्रदर्शित हो जाएगा और इसे करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे करेंसी सेलेक्ट कर लेना है। यही काम आप इसके नंबर फॉर्मेट फिल डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउन एरो पे क्लिक करने पे
फॉर्मेट सेल का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। यहाँ पे आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग डेट के रूप में सेट करना है तो इस तरह से डेट सेट कर सकते हैं, टाइम, परसेंटेज। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट सेल्स आते हैं। तो ये यहाँ पे किसी भी एक तरह का डेटा टाइप सेलेक्ट करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ परसेंटेज देनी है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, नंबर पर भी आ गया और यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट किया। डेसिमल प्लेसेस को केवल 1 प्लेस तक रखा, ओके कर दिया। अब जो भी डेटा यहाँ पे लिखेंगे, 15 लिखा तो 15%, 50 लिखा तो 50%, 60 लिखा तो 60%। तो इस तरह से आपका ये डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। आगे समझ लेते हैं इसके डेसिमल प्लेसेस को कम करने के लिए। तो आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं। डेसिमल प्लेसेस बढ़ाने के लिए आप, यहाँ पे घटाने के लिए आप क्लिक करेंगे डिक्रीज डेसिमल पे, और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे इंक्रीज डेसिमल पे। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपको दिखेंगे, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक, इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके आप डेसिमल पॉइंट बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके डेसिमल पॉइंट घटा सकते हैं। तो इतना कर लिया। एंड इसके बाद आगे जो ग्रुप है वो समझने वाले हैं। अगले जो ग्रुप है वो है स्टाइल्स ग्रुप, इंसर्ट, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, तो इनको आप समझेंगे। इनको समझने से पहले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं अगर आप तो पहली बार अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं, प्लीज मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार, और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माय चैनल। वापस टॉपिक पे आ जाते हैं और समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है किसी कंडीशन के आधार पे फॉर्मेट करना। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पे सिलेक्ट किया न्यू रूल्स। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पे फॉर्मेट वाली की जगह डुप्लीकेट को सिलेक्ट किया, इधर पे फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेट कर दी। तो ग्रीन कलर ओके कर दिया एंड ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा रमेश, तो रमेश के बाद लिखा कार्तिक, इसके बाद लिखा हमीद, एंड इसके बाद दोबारा से लिखा ऋतु, एंड दोबारा से लिख दिया यहाँ पे रमेश। तो रमेश देखिए डुप्लीकेट एंट्री है तो यहाँ पे प्रदर्शित होने लगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूं कमलेश, मोहन, संजय, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से मोहन को लिखा और एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए मोहन की डुप्लीकेट एंट्री को इसने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद अगर आपने डेटा बॉक्स का इस्तेमाल करना है तो देखेंगे यहाँ पे आज कस्टमर कॉल्स अटेंडेड पर मंथ प्रदर्शित हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो डेटा सॉर्ट आउट हो जाए जो कम से ज्यादा वैल्यू का है। तो इसके लिए आपको सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल की प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी माउस से किया है। आपने पहली सेल को सिलेक्ट कर लेना है या लास्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना, अब की प्रेस कर देनी है एंड यहाँ पे शिफ्ट की दबा करके मैंने इस पहली सेल को छोड़ दिया है, बाकी सेल को सिलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करके ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, किसी भी एक सेल रूल के अकॉर्डिंग आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन करने के बाद यहाँ वैल्यूज को दे दिया 300 एंड लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कस्टम पे आएंगे, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट पे गया, फॉन्ट को बोल्ड कर देना है, कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे कलर इसका जो है रेड किया और इसको फॉर्डर बोल्ड कर दिया एंड फॉन्ट साइज 14 कर दिया। तो इतना करने के बाद ओके कर दिया एंड ओके पे क्लिक कर दिया। आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू 300 से ऊपर है उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी होगी। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू 300 से ऊपर नहीं है तो करके चेंजेस देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 395 कर दिया है, इस पे अप्लाई हो चुका एंड यहाँ पे देखिए 198 की जगह पे मैंने कर दिया है 308, तो यहाँ भी अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है। अब अगर आप चाहते हैं इसमें डेटा बॉक्स को लाना जिससे कि अलग अलग सेल्स
वैसे तो मैंने पहली सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, बॉटम एरो की को प्रेस किया, 4 एरो की दी है कीबोर्ड पे, आप किसी बॉटम एरो की पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। इतना करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, डेटा बॉक्स को सिलेक्ट किया और डेटा बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा बॉक्स तैयार हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कलर स्केल लाना तो कलर स्केल पे जाएंगे और कलर स्केल को अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडू किया, अंडू करने पे डेटा बॉक्स खत्म हो गया। एंड यहाँ से कलर स्केल को आप सिलेक्ट कर लेंगे, कलर स्केल, और कलर स्केल को सिलेक्ट कर लिया। एंड मोर रूल पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग रूल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कलर स्केल सिलेक्ट किया, लोएस्ट वैल्यू के लिए रेड कलर, परसेंटाइल 50 के लिए येलो कलर, मैक्सिमम के लिए ग्रीन कलर सेट किया एंड ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो बहुत लोएस्ट वैल्यू वाला है वो रेड कलर से आ रहा है, जो हाईएस्ट वैल्यू वाला है वो ग्रीन कलर से आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो समझने वाले हैं उसमें इधर पे आ जाते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करते हैं, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं। वापस मैं इसको अंडू करता हूं एंड इधर पे पहले सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की को सिलेक्ट किया। इतना करने के बाद वापस से आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, आइकन सेट पे क्लिक करके भी आप इन इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंडिकेटर्स अप्लाई हो चुके हैं। जहां भी वैल्यू 300 मैक्सिमम वैल्यू है वहां पे ग्रीन कलर से टिक आ रहा है, जहां कम वैल्यू है वहां पे इस तरह से रेड क्रॉस आ रहा है, और बाकी जो मिडिल ऑर्डर की वैल्यूज है वहां पे केवल हाईलाइट एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो ये चीज हो जाएगी। एंड इतना करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट कर लेना, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल्स के पे क्लिक करके आप नया रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट और सेल बेस्ड ऑन ईयर वैल्यूज, या फिर ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज को, तो टॉप 10 के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट किया, तो फिल पे गया और यहाँ से टॉप 10 के लिए ग्रीन कर दिया, ओके कर दिया। तो जो टॉप 10 वैल्यूज है वो केवल ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई होप कि यहाँ पे तक ऑप्शंस को आपने समझ लिया होगा। अगला समझते हैं टेबल को फॉर्मेट करना। तो यहाँ पे देखिए टेबल के रूप में नहीं है डेटा, मैंने इधर सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, पूरा डेटा सिलेक्टेड हो गया, शिफ्ट की को प्रेस किया और यहाँ से इन 2 कॉलम्स को हटा दिया। इसके बाद फॉर्मेट एज टेबल पे आए और यहाँ से किसी भी एक फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मेटिंग सिलेक्ट की। इसके बाद ये क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा, यह काम आप शॉर्टकट की कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे माय टेबल हैज हेडर एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ओके पे क्लिक करते ही ये जो टेबल थी नॉर्मल टेबल अब हमारी टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी सी डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करके आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट सिलेक्ट, स्लाइसर को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, एक यहाँ पे स्लाइसर आ चुका है। अब इस स्लाइसर से आपको केवल बिलिंग डिपार्टमेंट वाले सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, तो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो सारे बिलिंग्स वाले एम्प्लॉयज आ जाएंगे। कस्टमर सपोर्ट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कस्टमर सपोर्ट वाले सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट आ जाएगी। एस्केलेशन पे क्लिक करेंगे तो एस्केलेशन डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाएगी। रिटेंशन पे क्लिक करेंगे तो रिटेंशन की लिस्ट आ जाएगी। तो यही काम आप यहाँ पे फिल्टर पे जाके कर सकते हैं। फिल्टर वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको देखिए टेक्स्ट फिल्टर, या फिर आप चाहते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम आ रहे हैं तो किसी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, फिर एस्केलेशन पे क्लिक करें, ओके कर दें, तो एस्केलेशन वाले डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट आ जाएगी। फिल्टर को हटाने के लिए जाएं और रिमूव क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हट जाएगा। स्लाइसर को भी डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। इसके बाद टेबल के और ऑप्शन आपको आ जाएंगे। टेबल डिजाइन, डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं, टेबल स्टाइल बदल सकते हैं, अलग अलग तरह से स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेबल एज ए शेयर पॉइंट लिस्ट के रूप में, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई नाम डुप्लीकेट्स है इसलिए इसको रिमूव नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आप इस सेल को सिलेक्ट करें और इसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे
डिलीट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम अ शीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और रिमूव डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पे केवल उस यहाँ से उन कॉलम्स को हटाना होगा जिनको आप बेस्ड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट ऑल किया और केवल एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब एम्प्लॉय आईडी में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। अगर आप चाहते हैं इसमें से कोई, जैसे मान लीजिए कोई डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं तो वो रिमूव कर देगा। तो वापस यहाँ पे आते हैं, होम पे वापस आ जाते हैं और इसके ऑप्शन में बहुत ज्यादा ऑप्शन रहते हैं, तो इनको अगर आप पर्टिकुलर समझना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बना दिया जाएगा। अगले ऑप्शन पे आते हैं सेल स्टाइल पे। यहाँ से आप सेल की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से एंड सेल स्टाइल पे गया और यहाँ से सेल की स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया। तो कोई भी एक सेल स्टाइल आप सिलेक्ट कर लें, वह सब पे अप्लाई हो जाएगा। किसी एक सेल पे काम करना है तो सेल को सिलेक्ट करें और सेल स्टाइल को अप्लाई कर दें। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने इसको अंडू किया और इधर पे रो हाइट को कम कर दिया। इसके बाद आता है सेल्स ग्रुप। तो सेल्स ग्रुप के ऑप्शन को काम करने के लिए इस तरह से करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के बाद में यहाँ पे इसका एड्रेस के लिए एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इधर डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे सेल को रखेंगे, सेल पॉइंटर को इंसर्ट पे जाना और इंसर्ट शीट कॉलम्स पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, उसका नाम चेंज कर लेंगे, एड्रेस कर दिया मैंने। तो ये एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट कॉलम पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्ट के साथ एच की प्रेस करना है, होम रिबन में आ गए, आई पे क्लिक किया, इंसर्ट पे आ गए और यहाँ से रो इंसर्ट करने के लिए आर प्रेस करना, कॉलम के लिए सी प्रेस करना। तो वो लिखा हुआ है, तो आप आर प्रेस करेंगे, एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। अंडू कर दिया, कॉलम के लिए अल्ट एच आई एच सी सिलेक्ट कर लेंगे तो कॉलम एक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, एक लेफ्ट साइड में एक टेबल कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इधर पे क्लिक कर देंगे। डिलीट पे आकर के आप टेबल कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने अंडू किया, ये कॉलम एक इंसर्ट किया, सॉरी यहाँ पे रीडू कर दिया वापस, एंड यहाँ पे सेल को रखा, इंसर्ट पे गया और एक शीट रो इंसर्ट किया, एक शीट रो आ चुकी है। इस शीट रो को डिलीट करने के लिए डिलीट पे गया, डिलीट शीट रो पे क्लिक कर देना है एंड इंसर्ट पे क्लिक करके आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम, एंड डिलीट पे क्लिक करके शीट कॉलम्स को आप डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करके आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट सेल पे क्लिक करने पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस भी पूछेगा कि सेल्स को कहाँ इंसर्ट करना है। जैसे इंसर्ट सेल किया, एक सेल इंसर्ट हो गया। इधर डिलीट पे क्लिक करके आप सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक सेल इंसर्ट नहीं होगी, पूरी टेबल में पूरा रो आएगा या कॉलम आएगा। हाँ, अलग से अगर आप करेंगे तो ये सेल इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करके रो हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ रोज को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गया, रो हाइट पे क्लिक किया, रो हाइट 15.6 बाय डिफॉल्ट रहता है। इसको आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। तो मैंने 20 किया, रो हाइट ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए रो हाइट बढ़ गया है। अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, कॉलम बिड्थ पे आएंगे, कॉलम बिड्थ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए 24.78 हो रखा है। इसको कम करना है तो मैंने यहाँ पे 20 किया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ कम हो जाएगी। बढ़ाने के लिए आपको फॉर्मेट पे जाना है, ऑटो फिट कॉलम बिड्थ करके आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग से ऑटो फिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ जितना भी आपका डिफॉल्ट विड्थ होता है, कॉलम स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ 8.11 होता है, ओके कर देंगे, वह उस विड्थ की हो जाएगा। फॉर्मेट पे जाएंगे एंड इधर पे हाइड अनहाइड पे क्लिक करके आप रो को या कॉलम को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। हाइड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी रो सिलेक्टेड हैं 13 तक, वो सभी की सभी हाइड हो जाएंगी। देखिए 1 के बाद 14, यहाँ पे देखेंगे आप 1 और 1 के बाद 14 नंबर का यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, बाकी रो हाइड है। जिसके लिए आपको पुनः फॉर्मेट पे जाना है और हाइड अनहाइड पे क्लिक करना है
और अनहाइड रोज पे क्लिक कर देना, तो वापस रो हाइड से अनहाइड हो जाएंगी। एंड इसी तरह से कॉलम के लिए भी ये अप्लाई होगा, तो हाइड अनहाइड पे जाएंगे, अनहाइड हाइड कॉलम करेंगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा, और इसे अनहाइड करने के लिए फिर से फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर देना है। क्लियर पे क्लिक करके आप इधर पे जितना भी डेटा है उसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्लियर ऑल किया, मैंने अनडू कर दिया है। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करके केवल फॉर्मेटिंग डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल फॉर्मेटिंग डिलीट हुई है, कंट्रोल जेड से अनडू कर दिया। एंड इसके बाद अगला जो ऑप्शन है रीनेम सीट, रीनेम सीट पे क्लिक करके आप सीट का नाम बदल सकते हैं। तो सीट का नाम बदलने के लिए आपको सीट पे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, रीनेम यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप सीट को सिलेक्ट करें, मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया एमपी एम4 कर दिया, एंड सीट 4 पे गया और F2 को प्रेस कर दिया। F2 प्रेस करने पे नहीं हो रहा, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद एडिटिंग ग्रुप के ऑप्शंस को समझ लेते हैं, जिसमें ऑटो सम, एवरेज, काउंट, नंबर, ये सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखा और कुछ नंबर लिखने के बाद में इनको ऐड करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, एक सेल को एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया, ऑटो सम पे गए, क्लिक किया, तो यहाँ पे इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फंक्शन आ रहा है इक्वल सम। अब अगर यहाँ पे काउंट करना है तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑटो सम वाले फुल डाउन एरो को और यहाँ से एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस पे जाकर के काउंट करना चाहते हैं तो काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे, काउंट का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मैक्स पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम नंबर है वो आ जाएगा, मिन पे क्लिक करेंगे तो मिन वाला नंबर आ जाएगा। तो ये कुछ नॉर्मल से फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, एक एक्स्ट्रा सेल को सिलेक्ट करके आप इनको किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला इसके बाद फिल टूल है, फिल पे क्लिक करके आप किसी भी टेक्स्ट को या डेटा को नीचे की तरफ फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रमेश, कुछ लिख दिया, मान लीजिए संडे लिखा एंड एंटर की प्रेस किया और इस सेल को सिलेक्ट किया, इसके साइज को बढ़ा लिया। अब इस टेक्स्ट को मैं नीचे की तरफ फिल करना चाहता हूं तो सिलेक्ट कर लूंगा और सेल्स को फिल पे आऊंगा और फिल डाउन पे क्लिक करके इसको नीचे की तरफ फिल कर सकते हैं। इसी तरह से राइट साइड में फिल करने के लिए फिल राइट करना होगा, तो ये ऑप्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अप पे क्लिक करके आप इसे, इसके बाद ऑप्शन आता है क्लियर, क्लियर पे क्लिक करके आप सिलेक्टेड डेटा को क्लियर कर सकते हैं, यानी उससे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे पूरा डेटा चला जाएगा। केवल आप इसकी फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड किया, बोल्ड कर दिया, कलर यहाँ पे बदल दिया, इसका साइज बदल दिया, इसके कलर का कलर को चेंज कर दिया तो कलर पे आया, रेड कलर कर दिया। केवल ये फॉर्मेटिंग हटानी है तो क्लियर पे जाएंगे और फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे, क्लियर फॉर्मेट हट जाएगा। कंटेंट को हटाने के लिए क्लियर पे जाएंगे, क्लियर कंटेंट करना होगा, क्लियर ऑल कर दीजिए। एंड इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके आप फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जैसे नाम लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, एंड इतना करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया, सॉर्ट ए टू जेड किया तो ए टू जेड इसे फिल्टर कर देगा। देखिए NHKMRS, ये अल्फाबेटिकल सॉर्ट कर दिया। एंड ये सॉर्ट Z2 करेंगे, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन सॉर्ट कर देंगे तो Z2 एक क्रम में आ जाएगा। एंड अगर यहाँ पे करते हैं कस्टम सॉर्ट, तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट कर सकते हैं किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, नेम, सेल वैल्यूज, फिल, सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड इतना करने के बाद फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक नाम को सिलेक्ट करके आप उस नाम को प्रदर्शित कर सकते हैं, बाकी हाइड हो जाएंगे। अनडू कर दिया। तो ये काम आप यहाँ पे भी समझ पा रहे थे। जैसे लोकेशन आ रहा है दिल्ली इंडिया, मैंने केवल दिल्ली इंडिया वाले सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए तो मैंने सिलेक्ट किया और क्लिक किया, तो केवल दिल्ली इंडिया के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, तो बाकी नाम छिप गए, बाकी यहाँ पे दिल्ली वाले नाम। तो ये फिल्टर का काम है। तो फिल्टर मैंने इसको कर दिया क्लियर फिल्टर।
इसके बाद आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड पे क्लिक करके आप किसी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट फाइंड किया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, जहां भी नाइट लिखा होगा वहां पे ये चीज इस तरह से प्रदर्शित होगी। देखिए टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया कलर को, एंड इतना करने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वापस अगले टेक्स्ट पे जाता रहेगा। तो फाइंड पे क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप उस टेक्स्ट की जगह दूसरा चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इवनिंग, और केवल एक के लिए रिप्लेस करना है, सभी के लिए रिप्लेस ऑल। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक किया, एक जगह रिप्लेस हुआ, अगर सब जगह करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो रिप्लेस ऑल किया, इवनिंग हो गया, ओके कर दिया एंड क्लोज कर देंगे। तो मैंने इसे वापस अंडू कर दिया है। तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है जिसमें सिटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, कोर्स नेम और आधार नंबर, कोर्स फी, ड्यूरेशन, ये सब डिटेल फिल की जाएगी। फिल करने के बाद सेव डेटा पे क्लिक करते ही शीट 2 पे यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको शीट 1 पे जाना है। यहाँ पे मैंने एक डेटा एंटर किया है, स्टूडेंट नेम डाल दिया एंड रजिस्ट्रेशन नंबर उसका एंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी एंड एड्रेस। इतनी डिटेल भरने के बाद में जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे डेटा हमारा शीट 2 पे सक्सेसफुली आ जाएगा। तो शीट 1 पे आने के बाद आपको सेव डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव डेटा बटन पर क्लिक किया, डेटा हमारा आ चुका है शीट 2 पे। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, लक्ष्मी। तो इस तरह का डेटा फॉर्म तैयार करके आप आसानी से ऑटोमेशन के साथ एक फॉर्म में डेटा एंट्री करके आप शीट 2 पे ला सकते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको आ जाना है स्टार्ट मेनू पे और यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर रन लोगो के साथ आर की प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं एक्सेल एंड ओके कर देंगे तो एक्सेल आपका रन हो जाएगा। एक्सेल पे रन होते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप एक नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करके आपने जो रिसेंटली खोल रखे हैं वो रिसेंट वाले टैब में प्रदर्शित होंगी फाइल्स, एंड ओपन पे क्लिक करके आप पुराने एग्जिस्टिंग फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको टैम्पलेट्स दिए होंगे, किसी एक टैम्पलेट्स को क्लिक करके आप क्विकली उस एक्सेल फाइल को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे तैयार करने वाला हूँ स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए एक फॉर्म जिस पर डेटा लिखने के बाद उसको आप सेव कर सकते हैं दूसरी शीट पे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लिया है। यहाँ सबसे पहले आपको एक शीट 1 पे फॉर्म को डिजाइन करना होगा, शीट 2 पे डेटाबेस रखना होगा एंड शीट 3 पे आप चाहें तो उससे संबंधित एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं शीट 1 पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक एंट्री फॉर्म तैयार करना है जिसके लिए आपको अपने अकॉर्डिंग डेटाबेस सेट करना होगा। तो सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाइएगा और इलस्ट्रेशन से एक शेप्स को इंसर्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक शेप्स इंसर्ट किया, आप अपने अकॉर्डिंग एक शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट किया है कुछ इस तरह का एंड यहाँ पे इसे डिज़ाइन कर लेना है। जितनी आपकी नीड है एफ जी तक, जितना भी आपको कॉलम चाहिए होंगे कम से कम एक, तो आपने ए को छोटा कर देना है, बी वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे जिसमें कि आप एंट्री कराएंगे, टेक्स्ट लेवल देंगे और सी में आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए रखना है, डी में थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं एंड इसी तरह से ई के कॉलम को बड़ा कर लेते हैं एंड एफ के कॉलम को भी बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो काम है वो है इसके साइज को छोटा या बड़ा करना। तो मैंने यहाँ पे शेप पे गया और यहाँ से एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी जो कि इस पे रहेगी डार्कनेस के साथ में। शेप आउटलाइन आप दे सकते हैं, शेप इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं, सॉफ्ट एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए बेबल पे जा करके आप बेबल के रूप में आप इसे ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस या फिर किसी भी तरह की डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बटन के तौर पे रखा है और यहाँ शेप इफेक्ट्स पे जा करके आप इस पर शैडो इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक हल्का सा शैडो इफेक्ट डाल दिया है एंड इतना करने के बाद में आपको
टेक्स्ट इफेक्ट्स आप डालना चाहें तो टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्का टेक्स्ट इफेक्ट डाला है और यह टेक्स्ट लिख दिया है स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है सिटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। एंड इस टेक्स्ट को आपको फॉर्मेट करने के लिए दोबारा सेलेक्ट करना, होम पे जाना है, बोल्डनेस बढ़ा देना है, फॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर लिया है ब्रिटानिक बोल्ड का, एंड फॉन्ट साइज को बढ़ा लेना है। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के बाद में इस टेक्स्ट को अरेंज करना होगा सेंटर पे, तो सेंटर अलाइन कर देंगे। एंड इतना करने के बाद में इसके फॉन्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको येलो कलर में रखा है। नेक्स्ट अगला जो स्टेप है वो है कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किए जाएं एंड फील्ड इंसर्ट किए जाए। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया है स्टूडेंट नेम, एक सेल को छोड़ देंगे एंड दूसरे सेल पे आप टाइप कर देंगे डेट ऑफ बर्थ, तीसरे पे रख दें आप मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, फादर नेम, मदर्स नेम एंड एड्रेस। स्टूडेंट नेम के बाद में साइड में ही आपको दे देना है रजिस्ट्रेशन नंबर या एसआर नंबर आप दे सकते हैं। इसके बाद जेंडर, कोर्स नेम, कोर्स फी, ड्यूरेशन। तो इतनी डिटेल्स भर दी है, इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और इन पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट्स किया, फॉन्ट के साइज को बढ़ा लिया, फॉन्ट के टाइप को चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा है दूसरा कलर का राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आप फॉन्ट कलर पे आएंगे। बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर रखा है, या आप हल्का ग्रीन करना चाहें हल्का ग्रीन कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ भी हमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें डेटा रखना है और इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। तो 14 इसका करेक्टर फॉन्ट साइज रखा हुआ है और टेक्स्ट कलर यहाँ पे रख दिया है डार्क ब्लैक, एंड ब्लैक कलर के बाद में इस पर बैकग्राउंड कलर रखना है हल्का येलो, एंड बोल्डनेस को बढ़ा देना है। बाकी के साइज को, बाकी सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे इन सब पे कर देंगे बॉर्डर अप्लाई। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया है, बॉर्डर को गया, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे जो जगह छोड़ दी है इस पर करेंगे बटन्स को अप्लाई। तो इस साइड पे जाएंगे और इलस्ट्रेशन पे जाने के बाद शेप आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बटन स्टाइल में आप सेलेक्ट कर लें डिज़ाइन को, और दो बटन आपको क्रिएट कर लेने हैं। पहला क्लियर डेटा के लिए और दूसरा इसी को आप कलर सेलेक्ट कर लें एंड यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दें क्लियर डेटा और रीसेट डेटा। एंड इतना करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। होम पे जाएंगे, बोल्ड करेंगे, इसके साइज़ को ग्रो कर लेंगे, सेंटर अलाइन कर लेना एंड इसे इस तरह से अरेंज कर लेना। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका सेकंड कॉपी तैयार कर लेंगे और इनको अरेंज कर लेंगे। क्लियर डेटा को हमको इसको छोटा रखना है और सेव डेटा बटन को थोड़ा बड़ा रखना है। एंड कलर चेंज कर लेंगे इस बटन का। आप फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे और एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसका डेटा कर देंगे मर्ज एंड सेंटर और बैकग्राउंड कलर इसका फिल कर देंगे ग्रीन।
इस तरह आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा। पीछे की सेल्स को कलरफुल करने के लिए या पूरे बैकग्राउंड को कलरफुल करने के लिए आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बैकग्राउंड कलर को हल्का ग्रीन या ब्लू कर सकते हैं, तो जैसा आप चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए इन ग्रिड लाइंस को हटाना है, तो व्यू पे जाएंगे और ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक फॉर्म प्रदर्शित होगा। एंड इस डेटा को नीचे की तरफ लाने के लिए आपको इस सेल्स को सिलेक्ट करके इस डेटा को लाना होगा। तो यहाँ पे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट इसको कंट्रोल एंड सी किया एंड नीचे की तरफ जाने के बाद इसको पेस्ट कर देना है, तो पेस्ट कर दिया। जितनी भी सेल्स यहाँ पे ब्लैंक हो रखी हैं उसके लिए आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है, गो टू पे जाना है, स्पेशल पे जाना है एंड ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना, ओके पे क्लिक करना है, ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। एंड इस पे जाने के बाद में आपको होम पे जाना है और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके डिलीट शीट रोज को हटा देना है। तो जितनी भी ब्लैंक रोज थी वो सभी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। एंड इसी तरह से आपको बाकी के डेटा को फिर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे की तरफ आना है, पेस्ट कर देना है, अल्ट के साथ एच करना है। एच करने के बाद में आपको डी पे क्लिक करना है, डी एंड डिलीट शीट रो के लिए आपको आर सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी अल्ट के साथ जी कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो गो टू पे आ जाएंगे। कंट्रोल जी प्रेस कर देना है आपको, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे गो टू पे आएंगे, स्पेशल को सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देना। एंड इतना करने के बाद में आपको अल्ट एच प्रेस करना है, डी प्रेस करना है एंड आर प्रेस कर देना। तो जितनी भी रो है वो डिलीट हो जाएंगी और बाकी की ब्लैंक सेल्स आ जाएंगी। इनकी फॉर्मेटिंग अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, बाकी आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे डेटा को आप इंसर्ट कर लें। तो जो डेटा है स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेटा जहाँ पे है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स से कट किया और सबसे ऊपर की तरफ इसे पेस्ट कर दिया है। बाकी स्टूडेंट नेम, जेंडर वगैरह वो सब यहाँ पे नीचे ही रखा है। तो यहाँ से इस सेल्स को मैंने कर दिया रिमूव, डिलीट पे गया, सीट रो को डिलीट कर दिया। ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर कर दिया एंड इतना करने के बाद में आपको इक्वल लगाना है और ये सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे डेटा रखा गया है। एंड इसी तरह से इक्वल लगाएंगे, स्टूडेंट नेम वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए इक्वल लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना, एंटर कर देना। मोबाइल नंबर के लिए इक्वल लगाना है, मोबाइल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करना, एंटर की प्रेस करना। इक्वल लगाएंगे, एड्रेस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। फादर्स नेम के लिए इक्वल लगाएंगे, फादर्स नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। मदर्स नेम के लिए इक्वल लगाएंगे, मदर्स नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। इसी तरह आपको इक्वल लगा देना एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे दो बार आ रहा है तो यहाँ पे एड्रेस नहीं आधार है, तो इस पर पे कर देते हैं आधार, आधार। एंड यहाँ भी ऊपर भी सही कर देते हैं, इसको कर देते हैं आधार, सॉरी ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आधार नंबर। तो नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस के लिए आपको इक्वल लगाना है और एड्रेस वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, एंटर की दबाएंगे। जेंडर के लिए इक्वल लगाएंगे, जेंडर वाले को सिलेक्ट कर सेल को सिलेक्ट करेंगे। कोर्स नेम के लिए इक्वल लगाएंगे, कोर्स नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। कोर्स फी के लिए इक्वल लगा के कोर्स फी की सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ड्यूरेशन के लिए इक्वल लगाएंगे और ड्यूरेशन वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने पूरी सेल्स के डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो ये डेटा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सीट 2 पे डेटा को लाना, जिसके लिए पहले यहाँ पे एक डेटा फिल कर लेते हैं। तो मैंने स्टूडेंट नेम पे यहाँ पे टाइप कर लिया राघवेंद्र, रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दिया है 2025-1। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देते हैं, जेंडर टाइप कर लेते हैं। अगर आप जेंडर के लिए लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इक्वल यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल को और डेटा टेबल पे जाना है, डेटा रिबन पे जाना है एंड डेटा रिबन पे डेटा वैल्यूएशन को सिलेक्ट करना है। एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है एंड सोर्स पे जा करके यहाँ पे टाइप कर देना है मेल कॉमा फीमेल कॉमा अदर्स एंड ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि एक लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अब आप यहाँ से लिस्ट से सिलेक्ट करके डेटा लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं आप, कोर्स नेम टाइप कर दें जो भी कोर्स नेम है, तो मैंने यहाँ पे DCA डाल दिया। आधार नंबर अगर है तो वो आप डाल सकते हैं, कोर्स फी डाल सकते हैं, फादर्स नेम, ड्यूरेशन कितना है वो आप डाल सकते हैं, मदर्स नेम, एड्रेस आप डाल सकते हैं। डेटा को अरेंज करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है एंड होम पे जाना है और इसको अरेंज कर लेना है। सेंटर पे चाहे सेंटर पे, राइट में चाहे राइट में, तो इसको आप राइट में अरेंज कर सकते हैं।
इस तरह से आपका डेटा अरेंज हो जाएगा। एंड ये डेटा पे देखिए आधार नंबर प्लस ही लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग करनी होगी, नंबर पे जाना आपको एंड यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को सबट्रैक्ट कर लेना है। डेट पे भी यहाँ पे देखिए, डेट पे आप अगर चाहें तो डेट ऑलरेडी सही आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे की तरफ आप आएंगे, डेटा आपको इस तरह से प्रदर्शित होगा, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में टेबल डेट वैल्यू प्रदर्शित होगी, जिसके लिए आपको जनरल पे जाना है, शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपका सही आ रहा है एंड बाकी एड्रेस भी आ रहा है, केवल आपको इसे अरेंज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी सही आ रहा है, आधार की जगह पे बेगांव झांसी यानी एड्रेस आ रहा है, जो कि एड्रेस वाली सेल है, तो यहाँ पे आपको इक्वल लगा देना है और इसकी सेल्स को बदल लेना है। तो यहाँ पे मैंने गया और आधार नंबर की सेल को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आधार नंबर प्रदर्शित हो जाएगा। पूरे डेटा को आपको अरेंज करने के लिए साइड में लेफ्ट अरेंज कर देना है। बोल्डनेस बढ़ानी है तो बोल्डनेस बढ़ा सकते हैं एंड 14 पॉइंट पे कर दिया। तो इस तरह से आपने ये पूरा डेटा यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा है शीट 2 पे इस डेटा को लाना। तो शीट 1 पे जाएंगे और यहाँ से जो भी सेल्स थी उनको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, शीट 2 पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू पे आएंगे एंड ट्रांसपोज पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको Alt+ES टाइप करना है, वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है एंड ट्रांसपोज को सिलेक्ट कर लेना, ओके कर देना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको अरेंज करने के लिए आपको आ जाना है फॉर्मेट पे, कॉलम विड्थ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देना है, जिससे कि ये विड्थ अपने आप ही अरेंज हो जाएगी। इसके सिंबल्स को हटाने के लिए आपको एडिट कर लीजिएगा। एंड इस तरह पे फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, बोल्डनेस बढ़ा देनी है, कलर चेंज कर लेना है, बोल्ड कर देना है एंड इतना करने के बाद में आपको इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से शीट 1 से डेटा को शीट 2 पे लाना, जिसके लिए आपको करना होगा मैक्रो रिकॉर्ड। ये महत्वपूर्ण स्टेप है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी शीट 2 पे, पहली सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आ जाना है आपको डेवलपर टैब पे। अगर डेवलपर टैब ऑन नहीं है तो राइट क्लिक करेंगे, मेनू पे जाकर के कस्टमाइज द रिबन करेंगे और रिबन पे आपको यहाँ पे डेवलपर टैब को प्लस पे जाकर के क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना है। तो ये चीज़ डेवलपर टैब आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, शीट 1 पे जाना है और यहाँ से जो डेटा था उसको कॉपी करना होगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है रिकॉर्ड मैक्रो बटन पे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, मैक्रो का नाम दे देना है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सेव डेटा, स्पेस नहीं देना है नाम में एंड ओके पे क्लिक कर देना है। सेव डेटा नाम से मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले नीचे की तरफ आना है और डेटा को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के दबा रखना है और एरो की डाउन एरो की को क्लिक करते जाना और इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। शीट 2 पे आ जाइएगा एंड यहाँ पे आपको करना क्या है कि कंट्रोल के साथ में आपको राइट एरो की प्रेस कर देनी है, फिर से एक एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर्सर आते ही कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है और फिर आपको लेफ्ट एरो की प्रेस करना है एंड अप एरो की प्रेस कर देना है। अप एरो की प्रेस करते ही आपका कर्सर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हमारा मैक्रो रन होगा तो ओवरलैप ना हो पाए और कर्सर हमारा घूम करके लास्ट पे जाए, लास्ट से नीचे की तरफ और नीचे से फिर पहली सेल पे आ जाए। इतना करने के बाद आपको यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लेना है एंड यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ Alt+ES प्रेस कर देना, पेस्ट स्पेशल करना होगा, वैल्यूज़ पे क्लिक करना और ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करते ही आपका ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको होम पे जाना है और यहाँ पे बॉर्डर सेट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ पे आना है और यहाँ से शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर के लिए ये पूरा डेटा आपके काफ़ी बड़ा होता है, तो यहाँ पर आपको नंबर पर आ जाना है एंड नंबर पर आने के बाद इसके डेसिमल पॉइंट को कम कर देना है। आई होप डेटा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वापस डेवलपर टैब पे पहुंचेंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देना है, शीट 1 पे आएंगे और यहाँ से आपको सेल्स के डेटा को रिमूव करना होगा। तो सिलेक्ट कर लेंगे सभी सेल्स को एंड डिलीट बटन प्रेस कर देंगे एंड लास्ट में स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करने से पहले सेल 1 को सिलेक्ट करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे दो बटन प्रदर्शित हो रहे हैं, इन पे क्लिक करने पे कोई भी वैल्यू चेंजेस नहीं हो रही है। तो इनको एक्टिव करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है और जो मैक्रो आपने तैयार किया था उसको ओके पे क्लिक करके इस पर इंसर्ट कर लेना है। मैक्रो इंसर्ट हो जाने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका दूसरा डेटा वो यहाँ पे प्रदर्शित आ जाएगा। तो शीट 1 पे आएंगे और स्टूडेंट नेम वगैरह डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से डिटेल भर दी है।
तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया और नीचे की तरफ आप देखेंगे फॉर्म में एंट्री प्रदर्शित हो रही है। सेव डेटा बटन पे क्लिक करते ही यह डेटा आपका शीट 2 पे चला जाएगा। शीट 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा नंबर 2 आ चुका है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसी तरह शीट 1 पे वापस आएंगे और यहाँ पे और डेटा आप इंटर कर सकते हैं। तो मैंने स्टूडेंट नेम रखा, और मैंने एक नया डेटा रिकॉर्ड कर लिया है और नीचे देखेंगे डेटा प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन ये डेटा शीट 2 पे अभी नहीं गया है। जैसे ही हम यहाँ पे शीट 1 पे जाएंगे और सेव डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा शीट 2 पे चला जाएगा और आप देखेंगे तीसरे नंबर के रो में डेटा सुरक्षित कर लिया गया है। तो इस तरह से आप डेटा ऑटोमेशन का कार्य कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड इसके बाद अगला जो बटन है क्लियर डेटा, इस पर क्लिक करके आप डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है एंड नाम दे देना है क्लियर डेटा एंड ओके कर देना। अब आपको सारी की सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है एंड इतना करने के बाद में आपको डिलीट बटन ओके कर देना है। डिलीट बटन प्रेस करते ही आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे सेल को एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे एंड क्लियर डेटा पे आएंगे और यहाँ से असाइन मैक्रो पे क्लिक करके क्लियर डेटा मैक्रो को आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे कोई डेटा हमने लिख रखा है एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब हम इस डेटा को हटाना चाहते हैं तो क्लियर डेटा कर देंगे और ये डेटा खत्म हो जाएगा। वेलकम गाइज, योर हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस फंक्शन में ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो फंक्शन है एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। यस, यह एक्स लुकअप, वी लुकअप एंड एच लुकअप, ये तीनों ऐसे फंक्शंस हैं जिनको यूज करना अगर आपने सीख लिया तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट को आसानी से कर पाएंगे, वो भी एक्सेल पे। के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं इस फंक्शन को। मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, कस्टमर कॉल अटेंडेड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग, शिफ्ट टाइमिंग, मंथली सैलरी, लोकेशन डिटेल दी हुई है। उसमें से हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी डालते ही यहाँ पे पूरा डेटा आ जाए। तो इसके लिए फंक्शन यूज करने होते हैं एक्स लुकअप, वी लुकअप। अब एक्स लुकअप और वी लुकअप दोनों ही फंक्शन में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, उसको आप समझ लेंगे और दोनों को यूज करना समझ जाएंगे। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी साझा कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं एक्स लुकअप फंक्शन को। यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन टाइप करेंगे, इक्वल लगाना है एच लुकअप, एक्स लुकअप टाइप करना है, एक्स लुकअप, ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू वह वैल्यू होता है जिसके आधार पे हम बाकी डिटेल्स यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ये एम्प्लॉय आईडी एज अ लुकअप वैल्यू होगी। लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी डालते ही यहाँ पे लुकअप नेम, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिजिग्नेशन आ जाएगा। तो ये जो रिटर्न करेगा वो है रिटर्न वैल्यू, यानी रिटर्न एरे। अगर आप रिटर्न एरे की बात करें तो एक साथ पूरा डेटा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्स लुकअप डाला, A3 इसका लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगाया, लुकअप एरे। लुकअप एरे यानी जिसमें से हमें इसे खोजना है। तो हमें क्या चाहिए है, लुकअप एरे चाहिए एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम। तो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम सेल रेफरेंस दे देंगे A12। A12 यहाँ पे पहली सेल है और अंतिम सेल मान लीजिए यहाँ पे A1000 है, जिसमें कि 1000 तक का डेटा है। एंड इसके बाद लुकअप वैल्यू देने के बाद में लुकअप एरे आपने दे दिया। अब आपको देना है रिटर्न एरे, यानी रिटर्न एरे जो रिटर्न करेगा। तो एम्प्लॉय नेम रिटर्न करेगा, लेकिन एम्प्लॉय नेम किस एरे से रिटर्न करेगा, तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का एरे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के एरे के सेल रेफरेंस को यहाँ पे दिया है। सेल रेफरेंस है B12, ठीक है। बी कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग है 12, तो सेल का रेफरेंस हो गया B12। B12 कॉलन लगा देंगे रेंज बनाने के लिए और इसका लास्ट सेल का रेफरेंस दे देंगे, तो B1000 ये आपने दे दिया रिटर्न एरे में, यानी रिटर्न करेगा एम्प्लॉय नेम। इस वाले एरे में से डेटा जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखेंगे, उस एम्प्लॉय आईडी के इक्वल में जो भी उस रो में डेटा होगा, नेम जो भी होगा वो नेम यहाँ पे रिटर्न कर देगा।
इसके बाद अगर मान लीजिए ये एरे नहीं मिला, ओ सॉरी ऐसे वैल्यू नहीं मिला, तो फिर आपको नॉट फाउंड में क्या लिखना है, तो यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हुआ है, ब्लैंक सेल आए एंड इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 आपको टाइप कर देना है एंड ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद आपको एंटर की प्रेस कर देना है। अभी यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करने वाला, एम्प्लॉय आईडी टाइप कर देंगे तो एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए मैंने टाइप कर दी AMP0009, यहाँ पे अनन्या का डेटा आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल भरनी है। तो फिर आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें चेंजेस करनी है उस पर इसको रखेंगे जो करते हो, अदरवाइज कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होनी है, तो इसको आप F यानी फंक्शन की F4 से प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे। सेल रेंज यानी लुकअप एरे भी चेंज नहीं होना है, तो उसको भी आप F4 की प्रेस करके लॉक कर दें, कांस्टेंट कर दें, फ्रीज कर दें। लुकअप एरे के बाद रिटर्न एरे चेंज होता रहेगा। एरे दे देने के बाद में अब आता है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में चेंजेस करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम एम्प्लॉय नेम के बाद डिपार्टमेंट वाले कॉलम में आएंगे तो डिपार्टमेंट को ये रिटर्न करेगा, और इसके बाद अगर डिजिग्नेशन में आएगा तो रिटर्न में एरे में डिजिग्नेशन से रिटर्न करेगा, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। B12 के बाद यहाँ पे C12 हो जाएगा और इसके बाद D12 हो जाएगा। तो इस तरह से चेंजेस होते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने पे इसको इस तरह से लोकेशन तक ड्रैग कर दिया। अब आप टैक्स सपोर्ट वाले में आएंगे तो C12 आ रहा है, सपोर्ट वाले में आएंगे तो D12 से D1000 आ रहा है, एंड एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आएंगे तो E12 रेफरेंस ले रहा है। यानी कि आपका केवल इसमें लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होगी, लुकअप एरे चेंज नहीं होगा, केवल आपका रिटर्न एरे चेंज हो रहा है। तो इस तरह आपने पूरा डेटा रिटर्न करेगा। अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करते ही, जैसे मैंने यहाँ पे EMP0014 टाइप किया तो यहाँ पे कविता का पूरा डेटा आ जाएगा। कविता कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स एंड सैलरी $2578। सो गाइज एक्स लुकअप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बी लुकअप की तरफ। बी लुकअप फंक्शन में आपको जहां पे यहाँ देखिए एक्स लुकअप में आपने क्या दिया था, लुकअप एरे, और अब आपको देना होगा टेबल एरे। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, वी लुकअप ब्रैकेट ऑन कर देंगे, लुकअप वैल्यू देंगे। लुकअप वैल्यू वही एम्प्लॉय आईडी को रखना है, जिससे कि एम्प्लॉय आईडी डालते ही पूरा डेटा आ जाए। एम्प्लॉय आईडी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, रोहन 2 जगह नाम है, डिजिग्नेशन एक सा हो सकता है, डिपार्टमेंट एक सा हो सकता है, बट एम्प्लॉय आईडी लगभग मोस्टली जो है यूनिक रहती है। तो इसके बाद टेबल एरे देंगे। टेबल एरे हमारा जो डेटा जिस टेबल में है उस डेटा के टेबल को टेबल एरे कहेंगे। तो अब यहाँ पे या तो आप इसको सिलेक्ट करके टेबल एरे क्रिएट कर लें, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया पहला तरीका। एंड नेम बॉक्स पे आपको आ जाना है, जहां पे सम लिखा हुआ आ रहा है उस पे आएंगे, वहां पे आपको नेम देना होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा ऑलरेडी मैंने नेम दे रखा है, एंटर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाते ही अब देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से ये कॉलम नंबर है। देखिए ए कॉलम नंबर 1 है, B 2 3 C 3 जिसमें एम्प्लॉय आईडी है वो 1, नेम वाला 2 और डिपार्टमेंट वाला कॉलम जो है वो 3 है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए तो हमें नेम रिटर्न करना है, तो कॉलम नंबर हो जाएगा 2, तो 2 टाइप कर देंगे। रेंज लुकअप देने के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए आपको फॉल्स रखना है, एंड इसके बाद में आपको एंटर की प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी डेटा नहीं आया, नॉट एप्लीकेबल लिखा आ रहा है, तो यहाँ हम टाइप कर देंगे EMP जो कि एम्प्लॉय आईडी है 008, एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए EMP 008 में प्रिया का डेटा दे रखा है, तो वह डेटा यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। प्रिया का डेटा इसमें आ चुका है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे आएंगे, फिर से हमें यही फंक्शन टाइप करना होगा। तो फंक्शन टाइप ना करना पड़े इसके लिए इस फंक्शन को करते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। तो अगले कॉलम पे आएंगे, डिपार्टमेंट वाले पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे
2 की जगह पे सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर आपको चेंज कर देना है। 3 किया, एंटर की प्रेस किया। अब अगर आप चाहते हैं एक साथ पूरा ही डेटा आपका आ जाए, अगर आप चाहते हैं पूरा डेटा यहाँ पे आ जाए एक साथ ही, तो आपको यहाँ पे टाइप कर, देखिए फिर से मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप कर देना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 2 और 3 कॉलम नंबर को हमने कर लिया है। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना डिटेल हमको चाहिए। एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट ऑफ नहीं किया था, कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दें, इसके बाद ब्रैकेट ऑफ करें, एंटर की प्रेस कर दें। पूरा डेटा आपका इधर पे एक ही बार में आ जाएगा। आप यही काम यहाँ भी कर सकते थे। तो दोनों तरीके से वी लुकअप डेटा को पेस्ट करना, यानी उस डेटा को लाना, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जैसे ही चेंज करेंगे, एम्प्लॉय आईडी चेंज करते ही डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 था, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 10, तो यहाँ पे रोहन का पूरा डेटा आ जाएगा। रोहन टीम लीड, टेक सपोर्ट टीम लीड कर रहा है और टोटल सैलरी $4106 है। तो ये साथियों ये रहा एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। अब आगे समझने वाले हैं एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप क्या करता है कि ये डेटा को हॉरिजॉन्टली देखता है, यानी हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है और रिटर्न में वर्टिकल डेटा को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम के लिए मैंने इक्वल लगाया, एच लुकअप टाइप किया, ब्रैकेट ऑन किया। लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करना है, इस वाले सेल को, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में जो ये पूरा डेटा है उसके टेबल का नाम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नाम दे रखा है एम्प्लॉय डेटा, सिलेक्ट किया। टेबल एरे के बाद में कॉमा लगाया। रो इंडेक्स नंबर आपको देना है, जिस रो का डेटा आप यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7। नेहा का डेटा 6 नंबर के कॉलम पे है, तो मैंने यहाँ पे 6 दिया एंड रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे नेहा का डेटा रिटर्न करेगा। एंड कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कविता का डेटा आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे 7 करते तो नेहा का डेटा आ जाता। तो यहाँ पे कविता का डेटा आया। एंड इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो C9 से D9 हो जाएगा। लुकअप एरे यानी टेबल एरे चेंज नहीं होगा एंड रो इंडेक्स नंबर भी आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इसको ड्रैग कर देना है, एंटर की प्रेस कर दीजिए एक बार और इसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए बाकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी, कविता, एस्केलेशन, मैनेजर एंड एक्सपीरियंस। अब जैसे ही यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, 6 की जगह पे 10 कर देते हैं, तो 10 नंबर पे जिसका भी डेटा होगा वो केवल एम्प्लॉय नेम में चेंज होगा। अब यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट को ये रेफरेंस लेगा। तो ये इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने वर्टिकल डेटा रखा है, जहाँ पे एम्प्लॉय कोड को रखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बाकी डेटा यहाँ पे उस एम्प्लॉय कोड के आधार पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यूज करेंगे एच लुकअप, इक्वल लगाएंगे, एच लुकअप टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू देंगे। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एम्प्लॉय आईडी और इससे जुड़ा हुआ पूरा डेटा आ जाए। तो मैंने इस दर पे U11 को एज ए लुकअप वैल्यू दिया, कॉमा लगाया। टेबल एरे, ये डेटा टेबल है तो यह टेबल है, इसमें से डेटा आ जाएगा, कॉमा लगाया। रो इंडेक्स नंबर लिखा, रो इंडेक्स नंबर पे मुझे डेटा चाहिए है दूसरे नंबर का, तो मैंने 2 लिखा, कॉमा लिखा आया एंड कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑन किया एंड एंटर की प्रेस कर दिया। सॉरी, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। अभी नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे E002 तो दूसरे रो पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, और ये E002 पे हर्षित का है तो हर्षित का नाम आ जाएगा। E003 टाइप करते ही यहाँ पे माइमा का डेटा आ जाएगा गाइस। एंड इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो नीचे वाला जो भी डेटा हम लिखेंगे वो डेटा यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल चेंज करना है एम्प्लॉय कोड, E001 करते ही यहाँ पे रमेश का डेटा आ जाएगा। तो गाइज ये था एच लुकअप फंक्शन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, बुरा लगा है तो माफ़ करते हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।